हेलो स्टूडेंट्स, चलो स्टार्ट करें हमारा नेक्स्ट सेक्शन। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने कवर किया था सेक्शन नंबर 22। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स इस चैप्टर में, पर्टिकुलर हमारे इस लेक्चर में सेक्शन नंबर 23 एंड सेक्शन नंबर 24। ठीक है, सबसे पहले समझो कि ये दोनों सेक्शंस क्या कह रहे हैं। स्टूडेंट्स, सेक्शन नंबर 24 से स्टार्ट करते हैं। ये हमें बताता है कि ऐसे कौन कौन से केसेस हैं जहां पर पर्सन को कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन यानी उसको अपना जीएसटी लेना ही लेना होगा। दे हैव नो अदर ऑप्शन। ठीक है, इट्स मीन सेक्शन 24 इज अबाउट कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन इन सर्टेन केसेस। ठीक है, फिर ये सेक्शन नंबर 23 क्या है, तो अगर अब आपको जीएसटी के लॉ ये बता रहे हैं, सेक्शन ये बता रहे हैं कि कब रजिस्ट्रेशन लेना ही लेना पड़ेगा, तो वो ये भी तो बताएंगे कि कौन से ऐसे केसेस हैं व्हेन पर्सन इज नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, मतलब उसको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, लायबिलिटी अराइज नहीं होती। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये जो हमारा सेक्शन नंबर 23 और सेक्शन नंबर 24 है, इसको हम ट्राई करेंगे कि मैक्स टू मैक्स हम इसको साथ साथ कवर करेंगे। कैसे, देखो सेक्शन नंबर 24 बताता है कि ऐसे कौन से केसेस हैं जहां पर रजिस्ट्रेशन लेना है, कंपल्सरी है, तो मतलब इसका जो अपोजिट होगा वो क्या बन जाएगा हमारा सेक्शन नंबर 23। इट मीन इसका जो अपोजिट होगा वो होगा कि पर्सन्स हु आर नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। तो ऐसा करने से एक सेक्शन कवर करने के साथ ही साथ आपका दूसरा सेक्शन ऑटोमेटिकली इज गोइंग टू कवर। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले आता है स्टूडेंट्स, देखो अगर हमने पढ़ा था ना सेक्शन 22 में कि अगर कोई पर्सन इंट्रा स्टेट टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है, कौन सी, एक तो होनी चाहिए टैक्सेबल सप्लाई, तभी तो टैक्स लगाओगे। ठीक है, कौन सी सप्लाई करता था, इंट्रा स्टेट, मतलब उसी सेम स्टेट में हरियाणा का पर्सन हरियाणा में ही सप्लाई कर रहा है, मतलब लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई आर इन सेम स्टेट। सो इन दैट केस हम बोलते थे कि उसके पास आ जाती थी थ्रेशोल्ड लिमिट, दैट इज 20 लाख वाली, या फिर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स M2NT जो हमने पढ़ा था स्टूडेंट 4 स्टेट्स के लिए, दैट वाज 10 लाख। ठीक है, लेकिन ये बात थी इंट्रा स्टेट के लिए, मतलब जब सेम स्टेट या सेम यूनियन टेरिटरी में सप्लाई हो रही है। नाउ अब बात आती है इंटर स्टेट के लिए। अब स्टूडेंट्स हमारे सेक्शन 24 ने बोल दिया है, सेक्शन 24 ऑफ CGST एक्ट 2017 ने बोला है जब भी कोई पर्सन, मीन्स when location of supplier and place of supply are in different states और union territory, मतलब एक स्टेट से या एक यूनियन टेरिटरी से जो गुड्स हैं वो दूसरी यूनियन टेरिटरी में जा रहे हैं, तो बेशक कितना भी उन्होंने कितनी भी अमाउंट की सप्लाई करी हो, रजिस्ट्रेशन तो लेना ही लेना पड़ेगा। क्यों, जिससे कि वो ट्रेस कर सके कि अच्छा आप एक स्टेट दूसरे स्टेट में कुछ गुड्स सप्लाई करिए, इट मीन्स कुछ रेवेन्यू आएगा, सो दे हैव टू ट्रेस इट। ओके, कैसे उन्होंने बोला रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा कंपल्सरी, तो क्या बोल दिया, when persons are making supplies in another state, that is when persons are making any interstate taxable supply, they have to take registration। उनके लिए कोई थ्रेशोल्ड लिमिट अवेलेबल नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, चलो एग्जाम्पल, मान लो हरियाणा का सप्लायर सप्लाई करता है इन उत्तराखंड, तो क्या उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? द आंसर इज यस, लेना पड़ेगा, चाहे उसने सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपीज के गुड्स ही क्यों ना सप्लाई किए हो, उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, अब बात आती है मैम आप बार बार सिर्फ कह रहे हो कि उसने गुड्स सप्लाई की हो, टैक्सेबल गुड्स सप्लाई की हो, तो सर्विसेज के केस में क्या है? देखो स्टूडेंट, हमारे सेक्शन 24 ने बोल दिया है कि देखो अगर इंटरस्टेट अगर तो इंटरस्टेट टैक्सेबल, जो मैंने आपको रजिस्टर लगवा रखा है उसमें साथ साथ पे नोट करो। ठीक है, इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई हो रही है किसकी, गुड्स की। ठीक है, तो लग जाएगा सेक्शन नंबर 24। यस, मतलब कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन है। ठीक है, कुछ भी उसके पास कोई भी थ्रेशोल्ड लिमिट एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन अगर इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई होती है सर्विसेज की,
तो सर्विसेज के केस में स्टूडेंट्स फिर हमारे पास कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन नहीं है, मतलब थ्रेशोल्ड लिमिट एप्लीकेबल है। इट मीन्स कब उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, अगर उसकी नॉर्मल स्टेट है तो 20 लाख की जो एग्रीगेट टर्नओवर वाली बात, नॉट जस्ट टर्नओवर, एग्रीगेट मतलब जो मैंने बताया था सम टोटल, पूरी टर्नओवर देखनी है, चाहे एग्जाम हो, चाहे इंटरस्टेट हो, इंट्रा स्टेट हो, नॉन टैक्सेबल हो, एक्सपोर्ट हो, कुछ भी सब ऐड करना है, ठीक है। 20 लाख, या फिर जो हमने 4 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स कवर की थी इन द प्रीवियस लेक्चर, दैट इज M2NT, उनके केस में 10 लाख की लिमिट अगर उसने क्रॉस करी है, देन इन दैट केस उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो समझ आया गुड्स के केस में क्या है और सर्विसेज के केस में क्या है, ओके। अब एक बात बताओ, मैंने बोला था दोनों सेक्शंस को साइमल्टेनियसली वी आर गोइंग टू कवर, ठीक है। तो चलो पहले इसमें एक केस और कवर करते हैं स्टूडेंट्स। एक होते हैं नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स, ये तो हो गए नॉर्मल गुड्स। एक होते हैं नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स, ये ऐसे ही अपनी नोटबुक में बना लो। हैंडीक्राफ्ट गुड्स का क्या मतलब होता है? हैंडीक्राफ्ट गुड्स का मतलब होता है ऐसे गुड्स जो कि बिना मशीन्स की हेल्प के बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें तो आपने देखा होगा ना कि बैम्बू को यूज करके या फिर कुछ वुड को यूज करके कुछ लोग अपने हाथों से, कुछ वो कहते हैं ना हम कलाकारी बनाते हैं, कुछ कारीगरी बनाते हैं जिसमें कि मशीन का यूज नहीं होता। इट मीन जो हैंडीक्राफ्ट गुड्स होते हैं, ठीक है, जो हाथ से बनाए जाते हैं, मशीन का यूज उसमें या तो होता ही नहीं है, होता भी है तो ना के बराबर, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, as government wants to inspire those people who are making these handicraft goods, तो गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि अगर कोई नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स बना रहा है तो उस पर सेक्शन 24 नहीं लगेगा। कैसे नहीं लगेगा? मतलब कि उनके पास फिर थ्रेश होल्ड लिमिट एप्लीकेबल है 20 लाख और 10 लाख वाली, ठीक है। अभी 20 लाख 10 लाख क्या है ये हमने अच्छे से हमारे लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया था, दैट इज एप्लीकेबल थ्रेश होल्ड लिमिट, ओके। तो अब इसको सेक्शन 23 से कंपेयर करें, बिल्कुल करते हैं। फर्स्ट पॉइंट में बोल दिया स्टूडेंट्स कि अगर इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई है गुड्स की, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन सेक्शन 24, लेकिन अगर नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स हैं तो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन नहीं है। इट मीन्स अगर जो पर्सन सप्लाई कर रहे हैं, टैक्सेबल सप्लाई होती है, ये टैक्स तो लगता है, लेकिन कब? जब 20 लाख या 10 लाख वाली टर्नओवर लिमिट को वो क्रॉस करते हैं, ठीक है। सो इट मीन्स मैं बोल सकती हूँ कि सेक्शन नंबर 23 कहता है कि नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स को अगर सप्लाई कर रहे हैं, वेदर इन इंटरस्टेट वेदर इन इंट्रा स्टेट, अप टू 20 लाख और 10 लाख की जब तक एग्रीगेट टर्नओवर है, तो उस केस में पर्सन्स आर नॉट लायबल फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन। क्लियर? गुड। तो ये था हमारा सेक्शन 23 का एक पॉइंट हो गया है कवर। सिमिलरली अगर मैं सेक्शन 23 को सर्विसेज के केस में लाऊं तो क्या होगा? इट मीन्स इट इज सेइंग कि जब तक पर्सन इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं सर्विसेज की, अप टू द एग्रीगेट टर्नओवर जब तक है उनकी 20 लाख या 10 लाख, मतलब एप्लीकेबल थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस नहीं किया, तो उस केस में भी पर्सन्स आर नॉट लायबल फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन, ओके। दैट्स व्हाई स्टूडेंट्स, चाहे रेगुलर बैच हो चाहे फास्ट ट्रैक बैच हो, आई ऑलवेज प्रेफर कि सेक्शन 24 और सेक्शन 23 आप साथ साथ में कवर करो, ठीक है, क्योंकि दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इजीएस्ट सेक्शन। तो लेकिन पढ़ने का तरीका स्मार्ट रखो, ओके। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट कवर करते हैं हम, दैट इज कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई। अब ये कैजुअल टैक्सेबल पर्सन क्या होते हैं? एज द नेम सजेस्ट, कैजुअल का मतलब होता है स्टूडेंट्स, देखो कि जिन पर्सन ने रेगुलरली अपना बिजनेस कहीं से नहीं करना होता, उनका क्या होता है कि मान लो वो एक स्टेट में गए, ठीक है, अब उन्हें पता है कि हम स्टेट में 2 महीने के लिए अपना काम करेंगे, लेकिन वहां उन्होंने अपना काम, अपना बिजनेस जमाना नहीं, ये नहीं है कि लॉन्ग टाइम उन्होंने वहीं से करना है, नहीं। उनको पता है कि भाई 2 महीने की यहाँ पर सेल अच्छी निकलने वाली है, यहाँ का जो एनवायरमेंट जा रहा है वो 2 मंथ्स के लिए अच्छा है, हमारी सेल अच्छी निकलेगी। अब दे नो अबाउट इट कि सिर्फ उन्होंने 2 महीने ही वहां पर सप्लाई करनी है। अब ऐसे सिर्फ 2 महीनों के लिए क्या उनको नॉर्मल रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए जीएसटी में? नहीं, तो क्योंकि उनको पता है कि परमानेंट तो उन्होंने यहाँ पे काम करना है नहीं, उनको अपना टाइम पीरियड पता है। तो इस केस में स्टूडेंट्स वो रजिस्ट्रेशन तो करवाते हैं बट एज CTP, दैट इज कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। अब स्टूडेंट्स क्या होता है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन
जब भी कुछ सप्लाई करते हैं, ऑब्वियसली कौन सी सप्लाई, टैक्सेबल सप्लाई, क्योंकि नॉन टैक्सेबल वालों को तो रजिस्ट्रेशन लेना ही नहीं, वो तो हम कवर कर चुके, ठीक है, बात की हमने। सो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जब भी कुछ टैक्सेबल सप्लाई करते हैं तो स्टूडेंट्स उन पे कोई एप्लीकेबल थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है, उनको अपना जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना ही लेना होता है। इनफैक्ट उनको क्या बोल दिया जाता है, अभी हम सीटीपी के बारे में पूरा पढ़ेंगे भी इन द लेटर ऑन लेक्चर्स। उनको बोला जाता है कि जब आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो तो एक पर्टिकुलर अमाउंट का एडवांस टैक्स भी आप हमें डिपॉजिट करवा दो, इतना तक होता है, ठीक है। मतलब कि उनको कहते हैं कि आपको पहले ही रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा अगर टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो, चाहे इंटरस्टेट चाहे इंट्रास्टेट, क्लियर। बट स्टूडेंट्स इट्स अ नॉर्मल केस कि उनको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, लेकिन अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, जैसा मैंने आपको बोला कि नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स के केस में, नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स के केस में उसके पास एप्लीकेबल थ्रेशोल्ड लिमिट थी, क्यों थी? बिकॉज मैंने लॉजिक बता दिया, गवर्नमेंट वांट्स टू मोटिवेट दोज पीपल हु आर इंडल्जिंग इन, हु आर इन्वॉल्व इन दिस मेकिंग ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स, ओके। सो गवर्नमेंट ने बोल दिया सीटीपीज को वैसे तो टैक्सेबल सप्लाई करते टाइम वेदर इंटरस्टेट रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है, लेकिन उनके लिए एक एक्सेप्शन क्या है कि अगर सीटीपी नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं तो उनको फिर एप्लीकेबल थ्रेशोल्ड लिमिट दी जाती है 20 लाख और 10 लाख वाली। मतलब जब तक वो उस 20 लाख या 10 लाख को क्रॉस नहीं कर रहे उनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी नहीं है, क्लियर। अब इसको लेकर जाएं सेक्शन 23 पे, बिल्कुल। तो सेक्शन नंबर 23 क्या कहेगा अब इस केस में? सेक्शन 23 कहेगा कि ऐसे कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जो कि नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं तो उनको रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना, कब तक? जब तक कि उनकी एग्रीगेट टर्नओवर क्रॉस नहीं कर जाती अप टू 20 लाख और 10 लाख वाली एप्लीकेबल थ्रेशोल्ड लिमिट को, ओके। हो गया। अब देख लो सेक्शन 24 करते करते आपका सेक्शन 23 भी कवर होता जा रहा है साथ साथ, ओके। गुड। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स, M2NT, as I am also going to upload this lecture, this particular lecture on YouTube ना, तो जो YouTube वाले स्टूडेंट्स हैं वो सुनो। M2NT का मतलब है, M2NT मतलब स्टूडेंट जो हमारी 4 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है, ठीक है। जो नॉर्मल बैच के स्टूडेंट्स हैं उनको पता है, हम कवर करते आ रहे हैं क्लास में, बट यूट्यूब स्टूडेंट्स प्लीज लिसन दिस। M2NT का मतलब 4 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं जिसके लिए मैंने मेमोरी टेक्निक बनवाई है, ठीक है। अब वो 4 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं। M2 मीन्स मणिपुर, मिजोरम, M2, N फॉर नागालैंड एंड T फॉर त्रिपुरा, ठीक है। तो M2NT के लिए जो एप्लीकेबल थ्रेशोल्ड लिमिट है वो रहती है 10 लाख कि जब एग्रीगेट टर्नओवर इन 10 लाख को क्रॉस करती है तब रजिस्ट्रेशन करवाना है, और नॉर्मल स्टेट्स के लिए 20 लाख इज एप्लीकेबल थ्रेशोल्ड लिमिट, ओके। अब हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स सेक्शन 24 की, कौन से ऐसे पर्सन है जिनको अपना जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी करवाना है, ठीक है। सो दोज आर पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज और इनवर्ट सप्लाईज रिसीव्ड। अब मुझे एक बात बताओ, चैप्टर नंबर 3 को जरा याद कर लो, उसमें पढ़ा था आरसीएम, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। क्या पढ़ा था रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में? हाँ, रिवर्स मतलब आर से स्टार्ट, तो उसमें कौन टैक्स पे कर रहा था? रेसिपिएंट। मतलब जब रेसिपिएंट कुछ परचेज करेगा, दैट इज इनवर्ट सप्लाई करेगा, तो उसी को जीएसटी जाकर गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाना होगा, क्लियर, ठीक है। अब ये जो पर्सन है ये जा रहा है डिपार्टमेंट को डिपॉजिट करवाने, वहां जाकर डिपॉजिट कैसे करवाएगा? क्या डिपार्टमेंट, क्या हमारा जीएसटी डिपार्टमेंट नाम से जानता है किसी पर्सन को? नहीं, दे जस्ट नो इट बाय देयर जीएसटी, दैट इज जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर। अगर टैक्स डिपॉजिट करवाना है तो जीएसटी लेना होगा, बिल्कुल। तो इसका मतलब स्टूडेंट ऐसे पर्सन जिनको की टैक्स क्यों पे करना है, बिकॉज दे आर कवर्ड अंडर आरसीएम, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। मतलब उन्होंने जब परचेज करी है तो जीएसटी भी खुद को पे करना है, ऐसे परचेजर, तो उनको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको सेक्शन 23 से कवर करो। इट मीन्स अगर मैं बोलूं ये है एक सप्लायर,
ये है एक रेसिपिएंट। अब स्टूडेंट्स, सप्लायर ने जब कुछ सप्लाई किया, कैसी सप्लाई हो रही है? आरसीएम बेसिस की, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के बेसिस की। तो यहाँ रेसिपिएंट को पता है कि जो गुड्स की वैल्यू है या जो सर्विसेज की वैल्यू है वो तो वो सप्लायर को देगा, लेकिन जीएसटी किसको देना होगा? उसको, डिपार्टमेंट को, गवर्नमेंट को, ठीक है। मतलब उसको जीएसटी में अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ओके, ये तो हो गया सेक्शन नंबर 24। लेकिन क्या यहाँ पर सप्लायर को कुछ जीएसटी पे करना है डिपार्टमेंट को? नहीं करना ना। तो सेक्शन 23 हमें कहता है ऐसा सप्लायर जिसको कि जीएसटी पे नहीं करना था क्योंकि उस पर लग रहा था आरसीएम, मतलब उसका जो जीएसटी है वो रेसिपिएंट पे कर रहा है, उसको नहीं करना, जो रेसिपिएंट है वही जाके जीएसटी पे करेगा, डिपॉजिट करेगा। तो इस केस में इस सप्लायर को रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, उसकी लायबिलिटी अराइज नहीं होती, ठीक है। Section 24 is for recipient and Section 23 is for supplier here. Okay, good. However, persons engaged exclusively in making outward supply, tax on which is liable to be paid on reverse charge basis are exempt from registration. ये वही बोल रहा है कि सेक्शन 23 में ऐसे सप्लायर जो कि सिर्फ वही, एक्सक्लूसिव मतलब होता है 100%, वो सिर्फ वही सप्लाई कर रहे हैं जिस पर आरसीएम लगता है, मतलब उनके रेसिपिएंट ने टैक्स डिपॉजिट करवाना है, तो उनको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। क्लियर? चलो नेक्स्ट आता है स्टूडेंट कि ऐसे कौन से पर्सन है। सेक्शन 24 का नेक्स्ट पॉइंट है कि कौन से पर्सन है, कौन से केसेस हैं जिसमें पर्सन को कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना होगा। तो दैट इज एनआरटीपी। तो ये एनआरटीपी क्या होता है? तो स्टूडेंट्स, एनआरटीपी का मतलब है एनआरटीपी, it stands for, N stands for non-resident taxable person। नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन का मतलब है स्टूडेंट कि ऐसा टैक्सेबल पर्सन कि जिसके लिए टैक्सेबल मतलब या तो वो रजिस्टर्ड है या फिर हु इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड। ध्यान है ना लेक्चर नंबर 1? यस। तो स्टूडेंट, ऐसा पर्सन जिसकी या तो वो, उसको रजिस्ट्रेशन तो लेना है, ठीक है, मतलब उसकी लायबिलिटी अराइज हो गई है, लेकिन वो कैसा है? वो इंडिया के लिए एनआर है, दैट इज नॉन रेजिडेंट है। ओके, अब एक बात बताओ, मैंने आपको बताया था इन द लेक्चर नंबर 1 ऑफ दिस चैप्टर कि जीएसटी किस बेसिस पर लिया जाता है? परमानेंट अकाउंट नंबर के बेसिस पे। इनफैक्ट एवरी जीएसटी कंटेन पैन ऑफ द पर्सन। ओके, लेकिन क्या नॉन रेजिडेंट के पास परमानेंट अकाउंट नंबर होगा? नहीं होगा, ये तो हमें पता ही है। तो स्टूडेंट्स, जो एनआरटीपी होते हैं, अब रजिस्ट्रेशन तो उनको भी लेना है जीएसटी में, लेकिन उनके पास पैन नहीं है, तो फिर वो अपने पासपोर्ट वगैरह के बेसिस पे रजिस्ट्रेशन लेते हैं, लेकिन उनका रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर थोड़ा डिफरेंट होता है, ठीक है। इसीलिए उनको बोलते हैं हम एनआरटीपी, दैट इज नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। लेकिन स्टूडेंट्स, सीजीएसटी एक्ट 2017 ने बोला है, सेक्शन 24 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 ने क्लियरली स्पेसिफाई किया है कि अगर कोई भी नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है जिसको कि टैक्सेबल सप्लाई करनी है, टैक्सेबल सप्लाई करनी है, तो उसको कंपल्सरीली अपना जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, ठीक है। कुछ भी केस हो, उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। नो अदर ऑप्शन फॉर दैट पर्सन। इनफैक्ट जैसे ही उनको सप्लाई स्टार्ट करनी है, पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, ठीक है। अब जो स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, वो कंफ्यूजन भी है या दूर करती हूँ। दे नॉर्मली गेट कंफ्यूज बिटवीन सीटीपी एंड एनआरटीपी। उनको लगता है दोनों के लिए प्रोविजन सेम है। नहीं, सीटीपी के केस में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स, जो कि टैक्सेबल नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स हैं, वो सप्लाई कर रहा है, तो फिर उसके लिए एप्लीकेबल थ्रेशोल्ड लिमिट है। थ्रेशोल्ड लिमिट एप्लीकेबल है, मतलब 20 लाख और 10 लाख अगर क्रॉस करता है सिर्फ तब रजिस्टर करवाना है, अगर सप्लाई सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स की है। बट इन केस ऑफ एनआरटीपी कुछ भी टैक्सेबल सप्लाई है तो फिर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। एक तरीके से जब पर्सन हमारा इंडिया का रेजिडेंट नहीं है, तो फिर उसको कुछ भी एग्जाम्पशन क्यों देनी, ठीक है। तो उसको नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स की भी एग्जाम्पशन नहीं दी गई। ओके, नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स ई कॉमर्स। सबसे पहली बात आती है
ई कॉमर्स कौन होता है, क्या है ये ई कॉमर्स? तो स्टूडेंट, ई कॉमर्स का मतलब है ऐसे पर्सन जो कि ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, मतलब दे आर सप्लाइंग थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो जो फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल लेके बात करते हैं, Amazon, फ्लिपकार्ट। अब Amazon, फ्लिपकार्ट क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, कि वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन सप्लाई करते हैं। मतलब आप क्या करते हो कि आपको जाकर Amazon की अगर हम बात करते हैं, तो कोई भी कस्टमर है वो Amazon की ऐप पर, उसकी साइट पर जाता है, वहां से कुछ भी परचेज करता है एंड देन Amazon सप्लाइज इट टू देयर कस्टमर। अब हमें तो सिर्फ इतना पता है, बट इसके पीछे की पिक्चर क्या है थोड़ा वो देख ले। बिल्कुल, हमारे माइंड में आता है कि हम Amazon से कुछ भी मंगवा रहे हैं, सो Amazon इज डिलीवरिंग दैट प्रोडक्ट टू अस, बट एक्चुअली में हो क्या रहा है स्टूडेंट, इसके पीछे का थोड़ा बैकग्राउंड आज आपको समझा देती हूँ। जब भी Amazon से हम कुछ भी परचेज करते हैं, तो अब एक बात बताओ, Amazon क्या खुद सेल कर रहा है? नहीं, Amazon तो स्टूडेंट्स एक तरीके से सिर्फ और सिर्फ एक मीडिएटर है। मतलब डिफरेंट डिफरेंट सेलर्स क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सेलर्स अपने आप को Amazon पे रजिस्टर करते हैं, ठीक है, अपने प्रोडक्ट्स को रजिस्टर करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी को एक एलईडी परचेज करना है, तो सेलर 1 ने भी अपना एलईडी उस पर नोटिफाई अपना प्रोडक्ट शो कर दिया है कि हाँ भाई मैं इस पे से एलईडी सेल कर रहा हूँ। सेलर 2 ने भी, सेलर 3 ने भी, सेलर 4 ने भी। नाउ इट डिपेंड्स अपॉन कस्टमर कि वो कौन सा एलईडी सेलेक्ट करता है परचेज करने के लिए, ठीक है। अब कस्टमर ने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल एलईडी इज ऑफ 45,000, उसने 45,000 Amazon को ट्रांसफर कर दी, ठीक है। सेलर 1 से उसने लिया था, सेलर 1 ने उसको एलईडी सप्लाई कर दिया। अब Amazon की क्या लायबिलिटी अराइज होगी कि Amazon को ये 45,000 की पेमेंट करनी होगी सेलर नंबर 1 को। क्यों? क्योंकि एक्चुअली में एलईडी सेलर 1 ने किया, सेलर 1 ने सप्लाई किया, बट Amazon क्या करता है स्टूडेंट, इसमें से कुछ अपनी कमीशन चार्ज करेगा, ठीक है, क्योंकि वही एक पोर्टल बना ना जिसके थ्रू, वही एक मीडिएटर बना जिसके थ्रू कस्टमर ने सेलर 1 से कुछ परचेज किया। सो अपनी कमीशन चार्ज करने के बाद वो बाकी का अमाउंट रेमिट कर देगा, फॉरवर्ड कर देगा, दे देगा सेलर नंबर 1 को, ठीक है। अब स्टूडेंट्स क्या होता है कि जब वो सेलर नंबर 1 को ये अमाउंट देगा, तो हमारे जीएसटी एक्ट ने बोला, सीजीएसटी एक्ट ने बोला है कि उसको एक काम करना पड़ेगा, क्या, कि इसमें से कुछ पेमेंट करते टाइम उसको कुछ टैक्स उसका रख लेना है। इट मीन स्टूडेंट्स कि उसको क्या करना पड़ेगा, जब वो पर्सन दैट इज Amazon, जब वो पेमेंट करेगा सेलर नंबर 1 को, तो उसको पेमेंट के टाइम पर जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से उससे कुछ टैक्स कलेक्ट करना होगा, ठीक है, वो एक स्पेसिफाइड परसेंटेज होती है। और फिर क्या करना होगा, फिर उस टैक्स को जाकर वो जीएसटी डिपार्टमेंट को डिपॉजिट करवा देगा, ठीक है। लेकिन इसमें सेलर नंबर 1 का कैसे बेनिफिट होने वाला है। अब स्टूडेंट्स, जब सेलर 1 अपनी जीएसटी रिटर्न फाइल करेगा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उसकी जीएसटी की लायबिलिटी बनती थी 7,000 रुपीज, तो वो क्या दिखाएगा कि मुझे आपको 7,000 रुपये देने हैं, ठीक है, मुझे देने हैं जीएसटी डिपार्टमेंट आपको 7,000, लेकिन इसमें से ऑलरेडी 800 रुपीज मैंने Amazon को एज टीसीएस पे किया था। टीसीएस मतलब टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, मतलब पेमेंट देते टाइम पर Amazon ने कुछ टैक्स कलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब जब उसको ये सब कुछ दिखाना है कि भाई Amazon ने मेरे 800 रुपये रख रखे हैं, वो बाकी का बैलेंस उसको डिपार्टमेंट को दे रहा है, तो ये सब कुछ कैसे करेगा, वो कैसे दिखाएगा कि भाई मेरे 800 रुपये जो डिडक्ट हुए हैं उसकी एडजस्टमेंट करो। इसका मतलब स्टूडेंट, इस सेलर 1 को भी कंपल्सरीली अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। क्यों करवाना पड़ेगा? क्योंकि स्टूडेंट जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर मतलब जितनी भी हमारी ये वेबसाइट्स है Amazon, फ्लिपकार्ट, जो कि इलेक्ट्रॉनिक ही अपना बिजनेस ऑपरेट कर रही हैं, तो उन पर जितने भी सेलर्स रजिस्टर हैं, तो बोला गया है कि आपको इनकी पेमेंट करते टाइम टैक्स कलेक्ट करना है एट सोर्स। इट मीन्स अब सेलर को अपनी जीएसटी रिटर्न फाइल करके दिखाना होगा कि भाई मेरा टैक्स कलेक्ट हुआ है। क्लियर? तो इट मीन्स उसको क्या करना पड़ेगा, अपना जीएसटी में कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। दैट इज सेक्शन नंबर 24, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन इन सर्टेन केस। ओके, सो एवरी कॉमर्स। अब स्टूडेंट्स इसके साथ साथ एक बात और देखो, अभी मैंने बताया आपको कि सेलर 1 को
सेलर 1 को अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसको अपनी रिटर्न में शो करना होगा ना कि भाई मेरे 800 रुपये अमेजोन ने डिडक्ट किए थे, उन्होंने कलेक्ट कर लिए थे जो उन्होंने आपको पे किए होंगे। ओके, लेकिन साथ साथ क्या किसी और पर्सन को भी अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है? बिल्कुल करवाना है। कॉमन सेंस लगा लो जरा आज, किसको करवाना होगा? अमेजोन को। दैट इज स्टूडेंट, इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, जिस भी ऑपरेटर को बोला गया है कि भाई इसको टैक्स कलेक्ट करना है एट सोर्स, दैट इज जिसके लिए टीसीएस का प्रोविजन एप्लीकेबल है, तो वो भी तो टैक्स कलेक्ट करके जीएसटी डिपार्टमेंट को डिपॉजिट करवाएगा। इट मीन अमेजोन के लिए भी ये कंपल्सरी है कि वो अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाए। और साथ ही साथ और किसके लिए कंपल्सरी है? और कंपल्सरी है इन सेलर्स के लिए, सप्लायर्स के लिए, चाहे वो कैसी सप्लाई कर रहे हो उनके लिए कंपल्सरी है कि अगर वो इलेक्ट्रॉनिकली किसी ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई कर रहे हैं उनको भी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ओके, चलो स्टूडेंट, दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन दिस टाइम, तो इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, बिल्कुल कर लो। एवरी ईसीओ मतलब आप ब्रैकेट में लिख भी दो, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये सब साइट्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स अंडर सेक्शन 52, उसको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ठीक है, अब ये सेक्शन नंबर 52 क्या है, तो स्टूडेंट्स आप आगे पढ़ोगे हमारे और चैप्टर में। सेक्शन 52 इज अबाउट टीसीएस, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, जिसमें बोला गया है कि किस किस पर्सन को टैक्स कलेक्ट करना होगा वाइल मेकिंग द पेमेंट। ओके, चलो यहाँ पर ये मिस प्रिंटिंग है, इसको फुल स्टॉप लगा लो। फिर बात आती है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर का मतलब क्या है। इट मीन ऐसा कोई भी पर्सन हु ओन्स, ऑपरेट्स और मैनेजेस डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी और प्लेटफॉर्म फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस को चलाने के लिए कुछ भी फैसिलिटी दे रहा है, दैट इज ईसीओ। नेक्स्ट आता है मैम, ये तो बात हो गई कि अमेजोन को अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, सेलर को करवाना है वो कहाँ है? तो देखो, पर्सन हु सप्लाइज गुड्स एंड सर्विसेज through such electronic commerce operator who is required to collect tax at source under section 52 is required to get compulsorily registered। मतलब ऐसा जो भी पर्सन है जो कि उस इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई कर रहा है जिस पर सेक्शन 52 एप्लीकेबल होता है, तो अब उस सप्लायर को भी अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स देखो, हमारे पास 3 कैटेगरीज ऐसी हैं जो कि सब सेक्शन 5 सेक्शन 9 में कवर हैं। दो 3 कैटेगरीज आर कि अगर स्टूडेंट्स, आपने नाम सुना होगा, चलो सीधा आपको एग्जांपल देके बता रही हूँ ये। ठीक है, ये है हमारी फर्स्ट ऑफ ऑल ओला कैब या फिर उबर कैब्स जो चलती हैं। अब ओला या उबर वाले क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि आप ओला की वेबसाइट पर या उनकी ऐप पर जाते हो। ठीक है, कोई भी कस्टमर उनकी ऐप पर जा रहा है, वहां से वो अपने लिए एक टैक्सी बुक करता है। ठीक है, फिर क्या होता है, आप जो कस्टमर ने टैक्सी बुक करी है उसको नहीं पता कौन टैक्सी ड्राइवर आ रहा है कौन नहीं, उसने ड्राइवर देख के नहीं, उसने सिर्फ ओला कैब पर बुक करी है कि हाँ ओला की सर्विसेज अच्छी है, सो लेट्स बुक अ टैक्सी ऑन ओला। यहाँ से ओला किसी ड्राइवर को अपॉइंट करेगा और उसको भेजेगा अपने कस्टमर के पास। यही होता है, कस्टमर पेमेंट करेगा ओला कैब को। लेकिन स्टूडेंट सब सेक्शन 5 सेक्शन 9 जो कि आप अलग से भी टॉपिक पढ़ोगे यहाँ जिसमें ओवरव्यू दे रही हूँ, उसमें बताया जाता है कि वैसे हर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को टैक्स कलेक्ट करना होता है एट सोर्स व्हाइल मेकिंग द पेमेंट टू सप्लायर। लेकिन जब ओला इन सप्लायर डेट इज टैक्सी ड्राइवर्स को पेमेंट करेगी तो उस टाइम इस पर टीसीएस नहीं एप्लीकेबल होगा। मतलब वो कंप्लीट पेमेंट उनकी आफ्टर डिडक्टिंग कमीशन पे कर सकती है टैक्सी ड्राइवर्स को, उसको उस पेमेंट में से कुछ भी टैक्स कलेक्ट नहीं करना। समझ आया? तो उसको कोई भी टैक्स कलेक्ट नहीं करना। ओके, नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स जो सेकंड एग्जांपल है इसका। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ इसको कोई टैक्स कलेक्ट नहीं करना। ओके, तो क्या अब ये जो सप्लायर है डेट इज यहाँ पर टैक्सी ड्राइवर है, क्या अब भी इसको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है? नहीं। इसका मतलब यहाँ इसके लिए रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी अराइज नहीं होती। ओके, वैसे नॉर्मल केसेस में सप्लायर के केस में उसको अपनी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ रहा था, बट ये ओला उबर वाले केस में उसको नहीं करवाना। मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी दे रहे हैं किसी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, उनको अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना कंपल्सरी नहीं है। क्लियर? गुड।
तो यहाँ पर टैक्स पे कौन करता है स्टूडेंट? डायरेक्टली टैक्स ओला पे करती है या उबर पे कर रही है, लेकिन टैक्सी ड्राइवर से टैक्स कलेक्ट करके नहीं। ओके, सो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को तो लेना है अपना रजिस्ट्रेशन, जो भी उन पर चार्जेस लगेंगे उस अकॉर्डिंग, लेकिन टैक्सी ड्राइवर को नहीं। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका, आपने ओयो रूम्स का नाम सुना? यस। अब ओयो रूम्स के थ्रू क्या करते हैं पर्सन, वो अपना रूम बुक कर लेते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसमें भी बोला गया कि अब ओयो रूम्स जो है वो क्या होता है, उनका होटल्स के साथ कनेक्शन होता है, गेस्ट रूम्स के साथ उनका कनेक्शन लिंक्ड अप होता है। वो क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट होटल्स को यहाँ पर दिखा देते हैं। पर्सन जो है किसी भी होटल को सेलेक्ट करके उसमें से रूम सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये जो कस्टमर है ये पेमेंट किसको करता है? ओयो को। ओयो क्या करेगी, आगे पेमेंट देगी होटल्स को। अब क्योंकि ओयो एक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है, सो नाउ द पॉइंट कम्स, क्या इस पर सेक्शन 52 लगता है? नहीं लगता। तो ऐसे पर्सन जो कि किसी को अकोमोडेशन फैसिलिटी दे रहे हैं उस पर भी सेक्शन 52 नहीं लगेगा। पहला क्या था, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स की फैसिलिटी, सेकेंड इज अकोमोडेशन फैसिलिटी, रजिस्टर में लिख भी सकते हो यहाँ पर अकोमोडेशन फैसिलिटी जो प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। सो अगेन ये जो होटल्स हैं इनको क्योंकि ओयो पर कोई सेक्शन 52 नहीं लग रहा, तो यहाँ पर क्योंकि ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर पर सप्लाई कर रहे हैं उस वजह से इनको रजिस्ट्रेशन लेना कंपल्शन नहीं। क्लियर? गुड। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स, दैट इज अर्बन क्लैप। ठीक है, जो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं आप सबको पता है, मैं उसी के थ्रू दे रही हूँ। अर्बन क्लैप का क्या काम है स्टूडेंट? अब अर्बन क्लैप क्या करते हैं कि वो प्लम्बिंग की, इलेक्ट्रीशियन की सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं थ्रू देयर पोर्टल। मतलब अगर मैं इलेक्ट्रीशियन की सर्विसेज की बात करती हूँ तो वो क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रीशियंस को उन्होंने यहाँ पे अपॉइंट क्या कर रखा है, उनसे टाई अप कर रखा है, लिंक्ड अप कर रखा है। अभी जो कस्टमर है ये अर्बन क्लैप पे कुछ भी बुक कर सकता है कि हाँ भाई हमें इलेक्ट्रीशियन से ये सर्विसेज चाहिए, एसी रिपेयर करवाना है, एसी की सर्विस करवानी है, ठीक है। तो वो पेमेंट किसको देगा? अर्बन क्लैप को। फॉर एग्जाम्पल उसने 4500 अर्बन क्लैप को पे करे, अर्बन क्लैप उनके यहाँ पर एक इलेक्ट्रीशियन भेज देगा, उसके बाद ये अर्बन क्लैप इलेक्ट्रीशियन को पेमेंट करेगा आफ्टर डिडक्टिंग कमीशन। बट अगेन स्टूडेंट, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू कुछ ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, सो इन दैट केस ऑल्सो स्टूडेंट उस पर सेक्शन 52 नहीं लगता। मतलब अर्बन क्लैप को कोई टैक्स कलेक्ट नहीं करना एट सोर्स फाइल मेकिंग द पेमेंट, कि ऐसा नहीं है कि उसको करना ही करना है, नहीं। सो इन दैट केस ऑल्सो इस इलेक्ट्रीशियन को अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना कंपल्शन नहीं है, ठीक है। ये तीनों पॉइंट्स कवर होते हैं सब सेक्शन 5 सेक्शन 9 में। ओके गुड। सो अब यहां से पढ़ो इसको दोबारा। Persons who supply goods and or services, मतलब या तो गुड्स या सर्विसेज दोनों, या गुड्स या सर्विसेज, other than supplies, other than supply specified under subsection 5 section 9, मतलब उसने बोल दिया जो भी पर्सन सप्लाई कर रहा है गुड्स या सर्विसेज को थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। बट कौन से वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर पर? जिस पर सेक्शन 52 एप्लीकेबल होता है। लेकिन किसको नहीं लेना? जो कि सबसेक्शन 5 सेक्शन 9 में कवर होते हैं, वो तीनों कैटेगरीज मैंने आपको बता दी। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स एक और केस है, देखो अब हमने बात की थी ना कि जो सर्विसेज वाला प्रोवाइड कर रहा है, यस। अब देखो स्टूडेंट, ये बोल दिया गया कि अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अपनी गुड्स सप्लाई कर रहा है, गुड्स सप्लाई कर रहा है तो उसके लिए अलग पॉइंट है कि सेक्शन 52 लगता है या नहीं ईसीओ पर या नहीं। बट सर्विसेज के केस में देखा जाएगा, जो मैंने आपको बताया भी था स्टूडेंट, सर्विसेज के केस में एप्लीकेबल थ्रेशोल्ड लिमिट है। मतलब अगर सप्लायर ने जो सर्विसेज दी हैं टू दैट इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर वो 20 लाख या 10 लाख की एप्लीकेबल थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस कर रही है, सो इन दैट केस ओनली उसको रजिस्ट्रेशन लेना है, अदरवाइज नहीं। मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर से जो सप्लायर सप्लाई कर रहा है उसको किस केस में रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है? ओनली एंड ओनली द केस व्हेन ही सप्लाइंग गुड्स। ओके, सर्विसेज के केस में जरूरी नहीं है। ओके, तो अब स्टूडेंट्स अगर इसको मैं सेक्शन 23 से मैच करूँ तो ऐसी सर्विस सप्लायर, ऐसे सर्विस प्रोवाइडर जो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई कर रहे हैं, उनको रजिस्ट्रेशन लेने की लायबिलिटी अराइज नहीं होती। कब तक?
जब तक कि वो 20 लाख या फिर 10 लाख वाली लिमिट को क्रॉस नहीं कर लेते। ओके, नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स, अब जैसे कि हमारा सेक्शन 52 है ना, सेक्शन 52 इज अबाउट टीसीएस, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। ऐसे ही स्टूडेंट्स हम हमारे लेटर ऑन चैप्टर आएगा एक टीसीएस के लिए, उसमें हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 51। सेक्शन 51 है हमारा टीडीएस का, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। अब ये टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स क्या होता है स्टूडेंट्स? तो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स मतलब कि जब कोई पेमेंट कर रहा है तो उसका दूसरे पर्सन का टैक्स कुछ डिडक्ट करके उसको डिपॉजिट करवाना होता है, ठीक है। अब ये टीसीएस में क्या होता है, टीडीएस में क्या होता है, ये सब कुछ हम उस रिलेटिव चैप्टर में, रिस्पेक्टिव चैप्टर में कवर करेंगे, यहाँ पर नहीं, ठीक है। जैसा मैंने बोला इसमें भी टैक्स डिडक्ट करवा के उसको पे करना है। सो अगेन स्टूडेंट्स, जो पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स अंडर सेक्शन 51, तो उसको भी अपना रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। अब बात आती है, चाहे उसका नॉर्मल सप्लायर की तरह कि मतलब वो गुड्स सप्लाई करता है इसलिए उसके पास रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी है, वो मैटर नहीं करेगा। एज पर सेक्शन 51 उसको सिर्फ क्योंकि वो टैक्स डिडक्ट कर रहा है इस बात के लिए भी उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। इस पे पूरा एक आपका अलग से कंसेप्ट है, ये हम वहीं पर डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ माइंड में रखो ओवरव्यू, क्लियर। इसको लिख भी दो, अपनी बुक्स में मेंशन कर लो, रीड विद रिस्पेक्टिव चैप्टर, क्योंकि यहाँ से आप करोगे सो इट विल गेट लिटिल बिट मेसी फॉर यू। सो इसको रिस्पेक्टिव चैप्टर के साथ हम कवर करेंगे। अब आता है स्टूडेंट्स, और किस पर्सन को रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है, तो देखो, persons who make taxable supply of goods or services or both on behalf of other taxable person whether as an agent or otherwise। इसमें ये कह रहा है स्टूडेंट्स कि अगर कोई भी ऐसा पर्सन है जो किसी सेकेंड पर्सन के बिहाफ पर सप्लाई करता है, मतलब ये नहीं है कि अपने नाम से कर रहा है, नहीं, किसी और पर्सन के नाम से, किसी और पर्सन के बिहाफ पर वो सप्लाई कर रहा है। इसका नॉर्मल एग्जांपल क्या पढ़ा था हमने, प्रिंसिपल एजेंट वाला, ठीक है। तो चाहे वो एज एन एजेंट सप्लाई कर रहा है, चाहे किसी और पोस्ट में सप्लाई कर रहा है, इससे कंपल्सरली सेक्शन 24 में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। मतलब एजेंट के लिए कोई एप्लीकेबल थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है, दे हैव टू टेक मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन एज पर सेक्शन 24 और सीजीएसटी एक्ट 2017। ओके, मैंने बताया था आपको एग्जाम में, यू हैव टू मेंशन सेक्शन 24 किसका है, सीजीएसटी एक्ट 2017 का। अदरवाइज मुझे टेस्ट दे रहे हो तो मैं समझूंगी इनकम टैक्स का है, ठीक है, मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। चलो, अब होते हैं स्टूडेंट्स एक हमारे इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर ना। व्हाट इज द इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर? तो देखो, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर दैट इज ISD, इनका मतलब होता है स्टूडेंट्स कि इनका काम क्या होता है कि मान लो एक कंपनी है, उसकी डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस हैं, ठीक है, लेकिन उनकी एक ब्रांच का काम क्या है कि वो सबके लिए, जैसे जितने भी इन्होंने मान लो कि डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस में कुछ गुड्स आ रहे हैं, ठीक है, वो कुछ परचेज कर रहे हैं, तो परचेज कर रहे हैं तो अब सबके लिए क्या आ जाएगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट आ जाएगा, क्योंकि परचेज के टाइम सबने जीएसटी पे किया। अब मान लो स्टूडेंट, जो गुड्स हैं वो ऐसे हैं कि वो एक ही जगह पर कंपनी के नाम पर सबके लिए आ जाते हैं, ठीक है। तब क्या होता है, बात ये आ जाती है, ये जो आईटीसी है, इनपुट टैक्स क्रेडिट है, ये डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट क्या कैसे हो, ठीक है। तो वो इस इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का काम होता है कि वो अपने नाम पर आईटीसी लेकर वो कैसे इन डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस में उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है, यही काम होता है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का। क्योंकि ये कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर रही है, इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की, ठीक है। सो एज ISD उनको अपना सेपरेटली रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा एज पर सेक्शन 24 ऑफ CGST एक्ट 2017। इट मीन अगर मैं बोलूँ कि ये जो ISD है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है, इसके पास ऑलरेडी इसका जीएसटी का रजिस्ट्रेशन है। क्यों? क्योंकि वो कुछ गुड सप्लाई करता है जो कि कैटेगरी में फॉल कर रहा था रजिस्टर्ड पर्सन की, उसने ले लिया, बट स्टिल एज ISD भी उसको अलग से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। इनफैक्ट होता क्या है स्टूडेंट, जब रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो वहाँ पर पूछते हैं कि आप रजिस्ट्रेशन क्यों ले रहे हो, ठीक है, तो उसमें टिक करना होता है एज ISD ले रहे हैं, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। ओके, चलो, अब ये ध्यान रखना, टीडीएस के केस में भी और ISD के केस में भी, चाहे वो अलग से रजिस्टर हो इस एक्ट में या ना हो,
दोनों केसेस में अलग से रजिस्ट्रेशन लेना होता है, ठीक है। सो आई एम इवन एक्सपेक्टिंग दिस क्वेश्चन दिस टाइम इनटू योर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ओके गुड। नेक्स्ट आता है every person supplying online information and database access or retrieval services from a place outside India to a person in India other than a registered person। अब ये देखो क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, इट इज सेइंग अब अगर कोई ऐसा पर्सन है जो कि कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, हमने पढ़ी थी ना ओइडार की सर्विसेज, जिसमें क्या होता था कि वो कुछ ऑनलाइन इंफॉर्मेशन सप्लाई कर रहे हैं या फिर डाटाबेस को असेस करने की, डाटाबेस को रिट्रीव करने की सर्विसेज थी, अच्छे से कवर की थी, ठीक है। तो इसने बोला अगर अब कोई पर्सन ओइडार की सर्विसेज दे रहा है, कहाँ से दे रहा है, इंडिया के बाहर से, किसे दे रहा है, किसी इंडिया के पर्सन को, मतलब इंडिया के बाहर से सर्विस प्रोवाइड कर रहा है इंडिया में किसी पर्सन को। तो स्टूडेंट अगर ये जो इंडिया का पर्सन है जो कि सर्विसेज रिसीव कर रहा है, अगर ये रजिस्टर्ड है तो कोई दिक्कत नहीं, बट अगर ये रजिस्टर्ड नहीं है, इट मीन अगर वो जो पर्सन जो बाहर से इंडिया में सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, जो रेसिपिएंट ऑफ सर्विस है, अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है, ही और शी अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन, सो इन दैट केस इस पर्सन को कंपल्सरी दैट इज सप्लायर को अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ओके, सो एवरी पर्सन सप्लाइंग OIDAR services from a place outside India to a person in India other than a registered person। ओके, अगर ये रेसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन होता तो नहीं करवाना पड़ता, बट अगर ये अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो सप्लायर को रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी कंपल्सरी है एज पर सेक्शन 24। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स, हमने पढ़ ही लिया इसको कि सब सेक्शन 5 सेक्शन 9 क्या है। सब सेक्शन 5 सेक्शन 9 में अभी हमने 3 पॉइंट्स हमारे कवर किए थे। कौन कौन से कवर किए थे, ओला उबर वाले, ओयो वाले, और कौन सा था, अर्बन क्लैप वाला, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स इसमें हो क्या रहा है कि यहाँ पर सर्विसेज एक्चुअली सप्लाई कौन कर रहा था, ओला के केस में टैक्सी ड्राइवर, ठीक है। या अगर मैं बोलूं दैट इज द केस ऑफ ओला, अगर मैं बोलूं ओयो रूम्स के केस में किसने एक्चुअल में सर्विस प्रोवाइड करी है, होटल वालों ने, ठीक है। अपने होटल रूम्स उन्होंने रेंट पर दे दिया, अपने उनको चार्ज करके दे दिया। बट यहाँ पर इसने क्या बोला, क्या ये टैक्सी ड्राइवर अब इस पर टैक्स पे कर रहा है, नहीं कर रहा। कौन पे कर रहा था, ओला कंपनी खुद से पे कर रही थी। एक तरीके से तो स्टूडेंट्स ओला कंपनी ने इस टैक्सी ड्राइवर से उसकी सर्विसेज रिसीव करी फर्दर अपने कस्टमर्स के लिए, बट स्टिल यहाँ पर कौन सा केस लग रहा है, RCM। कैसे, क्योंकि ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लग रहा है, ओला खुद से टैक्स पे दे रही है, ठीक है। तो जैसा मैंने बताया था टैक्सी ड्राइवर को रजिस्ट्रेशन नहीं लेना, सेक्शन 23 persons who are not liable for registration, लेकिन सेक्शन 24 persons who are compulsorily required to take registration। क्लियर, यहाँ से भी हो गए आपके दोनों पॉइंट्स कवर। या फिर स्टूडेंट्स इसने बोल दिया कोई भी ऐसा पर्सन या फिर कोई भी ऐसी क्लास ऑफ पर्सन जिसको कि हमारी गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया। गवर्नमेंट मतलब हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट, पढ़ा था ना हमने कि जीएसटी में गवर्नमेंट दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर सिर्फ गवर्नमेंट लिखा है सो दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। अब गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ भी नोटिफिकेशन कैसे निकालती है, हमने इन डिटेल किया था ना। वो पहले जीएसटी काउंसिल से रिकमेंडेशन लेती है, उनसे उनकी सलाह लेती है कि रिकमेंड करो क्या सही क्या गलत, ठीक है। फिर रिकमेंडेशन, क्योंकि जीएसटी काउंसिल में जीएसटी एक्सपर्ट्स हैं, उनकी रिकमेंडेशन ली, उसके बाद उन रिकमेंडेशन के बेसिस पर वो एक नोटिफिकेशन इशू करती है, नोटिफाई करती है, ठीक है। तो अगर कोई पर्सन या क्लास ऑफ पर्सन ऐसे हैं जिसको गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल, तो फिर उनके लिए भी सेक्शन 24 एप्लीकेबल हो जाएगा। ओके, इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारा सेक्शन 24 होता है कवर। इसमें इलस्ट्रेशन नंबर 1 फटाफट से इसको देख लेते हैं। एग्जामिन विद रीजन whether registration is required under CGST Act in the following independent cases। First one is Aadhav Computers of Gujarat is providing computer maintenance services। Aggregate turnover of Aadhav Computers is 15 lakhs, which comprises both interstate and intrastate supply। अब स्टूडेंट्स ये जो आधव कंप्यूटर है ये इंटरस्टेट सप्लाई भी कर रहा है सर्विसेज की और इंट्रास्टेट सप्लाई भी कर रहा है सर्विस की। अब याद कर लो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था इस लेक्चर से प्रीवियस लेक्चर में
कि वैसे तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है अगर सप्लाई हो रही है इंटरस्टेट, लेकिन एक्सेप्शन क्या थी, अगर इंटरस्टेट सप्लाई हो रही है बट किसकी हो रही है, सर्विसेज की हो रही है। इवन इन दिस लेक्चर वी हैव आल्सो रीड अबाउट दिस। तो उस केस में, सर्विसेज के केस में एप्लीकेबल थ्रेशोल्ड लिमिट दैट इज 20 लाख और 10 लाख एप्लीकेबल है। क्लियर? आप देखो उसकी एग्रीगेट टर्नओवर कितनी बनती है, 15 लाख। इट मीन, और कौन सी स्टेट है, गुजरात। तो इसके लिए कितनी एप्लीकेबल थ्रेशोल्ड लिमिट है, 20 लाख। इट मीन उसने एप्लीकेबल थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस नहीं किया, एक्सीड नहीं किया, registration is not required. Okay. Second, soft wings of West Bengal, exclusively trading in garments. Exclusively मतलब 100%. Supplies its taxable goods in various states of India from its outlet in West Bengal. Okay. Aggregate turnover है soft wings की 35 लाख। अब उसने बोला कि 100% एक्सक्लूसिवली सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहा है कहाँ से, वेस्ट बंगाल से, बट सप्लाई कैसी है, इंटरस्टेट सप्लाई है। एग्रीगेट टर्नओवर है 35 लाख। जल्दी से मुझे बताओ स्टूडेंट कि उसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी है या फिर नहीं है, जल्दी से बताओ, करवाना है या नहीं करवाना। देखो सप्लाई कैसी है, इंटरस्टेट। कौन सी सप्लाई है, गुड्स की है। इस केस में क्या आप कोई भी एप्लीकेबल थ्रेशोल्ड लिमिट देखोगे, नहीं। इट मीन उसके लिए कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवा, कंपलसरी रिक्वायरमेंट है रजिस्ट्रेशन करवाने की। लेकिन अगर ये इंटर स्टेट ना होकर इंट्रा स्टेट होती तो क्या हो जाता, देन इन दैट केस क्योंकि वो एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ गुड्स की सप्लाई कर रहा है, तो 20 लाख की लिमिट बढ़कर हो जाती कितनी, क्या बढ़ती लिमिट या नहीं बढ़ती, जल्दी से बताओ मुझे। लिमिट बढ़ती या नहीं बढ़ती, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, इससे प्रीवियस लेक्चर याद कर लो। बढ़नी थी या फिर नहीं, जल्दी से बताओ स्टूडेंट। बढ़नी थी, नहीं। ठीक है, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ता है, इंट्रा स्टेट की लिमिट चेक करनी पड़ती, क्योंकि ये इंटर स्टेट है तो इस केस में रजिस्ट्रेशन कराना कंपल्सरी है। ओके, इसके साथ हम कवर करते हैं सेक्शन 24 ओवर। इसके साथ साथ सेक्शन 23 भी ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है। सिर्फ देखना है कि कौन कौन से पॉइंट्स रिमेनिंग है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस लेक्चर। ओके, सेक्शन 23 क्या कह रहा है, सबसे पहले मैंने बोला ना हाईलाइटर से मार्क करेंगे, जैसा हम हर लेक्चर में हर चैप्टर में करते आ रहे हैं। पर्सन्स नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 23। पहला कौन है, पहला पर्सन है ऐसे पर्सन जो कि कौन सी सप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि नॉन टैक्सेबल सप्लाई कर। अब क्योंकि नॉन टैक्सेबल सप्लाई है या फिर एग्जाम्प्ट सप्लाई है, तो उस पर्सन को जीएसटी देना ही नहीं, चाहे इंट्रा स्टेट हो चाहे इंटर स्टेट हो, उसको जीएसटी देना ही नहीं। जब जीएसटी ही नहीं देना तो फिर क्या रजिस्ट्रेशन कराना है, नहीं। फिर रजिस्ट्रेशन का करेगा क्या, बस ऑफिस में लगाएगा, नहीं ना। जब टैक्स नहीं देना तो रजिस्ट्रेशन भी नहीं करवाना, लेकिन उसकी एक्सक्लूसिवली 100% नॉन टैक्सेबल सप्लाई होनी चाहिए। क्लियर, फर्स्ट पॉइंट। ओके, अब इसके लिए स्टूडेंट्स हम कुछ और इसके आगे पॉइंट्स करने वाले हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिए हैं आपके लिए। फर्स्ट क्या है स्टूडेंट, एक ऐसा एग्रीकल्चरिस्ट है, एग्रीकल्चरिस्ट मतलब जिसकी की अपनी एग्रीकल्चर लैंड होती है, ठीक है। वो क्या करता है स्टूडेंट, अगर एक ऐसा एग्रीकल्चरिस्ट है जो कि सिर्फ और सिर्फ सप्लाई किसकी करता है, वो ऐसी सप्लाई कर रहा है विच इज द प्रोड्यूस आउट ऑफ दैट कल्टिवेशन ऑफ लैंड। मतलब उसकी ये जो लैंड है, इसी में जो उसने ग्रो किया है, कल्टीवेट किया है, जो उसने उगाया है, उसी के सिर्फ वो सप्लाई कर रहा है, ठीक है। मतलब उसने क्या किया स्टूडेंट्स, जो कुछ उसने उस पर उगाया, फॉर एग्जाम्पल उसने उस पर वीट की कल्टीवेशन करी, वीट की क्रॉप करी, डैट इज गेहूं उगाए हैं, ठीक है। उसको उसने आगे मार्केट में सेल कर दिया। अब आपको पता है ना कि अगर उसने वीट को, अभी आप स्टूडेंट्स चैप्टर भी पढ़ोगे एग्जाम्पशन फ्रॉम जीएसटी वाला, इसके बाद उसमें क्या होगा कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को अगर एज इट इज उसने आगे सप्लाई कर दिया है, तो उस केस में उसको टैक्स जीएसटी नहीं लगता, ठीक है। ये केस किस किस पर एप्लीकेबल है, तो सबसे पहले ध्यान रखना स्टूडेंट, एग्रीकल्चरिस्ट का केस उसने बोला है हमारे जीएसटी एक्ट में, एक इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए, ठीक है, और किसी पर्सन की कैटेगरी के लिए नहीं है, सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए है। क्या बोला उसने, अगर इंडिविजुअल या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कुछ अपनी लैंड पर कल्टीवेशन कर रहे हैं, मतलब कुछ उगा रहे हैं, बट वो कैसे उगा रहा है, या तो वो खुद से उगा रहा है, ठीक है, खुद की मेहनत करके उसने कल्टीवेशन करी, क्रॉप्स ग्रो करे, या अपनी फैमिली की लेबर ली, मतलब अपनी फैमिली की मेहनत से किया, फैमिली पर्सन ने करा, या फिर स्टूडेंट थर्ड केस होता है कि वो किसी और पर्सन को हायर करता है
उसको सैलरी देता है, उसको वेजेस दे देता है उसके कि भाई तुम इस पर ये काम करना, ठीक है। तो चाहे कोई भी केस हो, तीनों केसेस में माना जाएगा दैट पर्सन इज कल्टिवेटिंग ऑन हिज लैंड, और उसी के लिए वो आगे कुछ जो उसकी प्रोड्यूस हुई है लैंड से उसको सप्लाई करे, ठीक है। हाँ, अगर मान लो उसने किसी पर्सन को हायर किया, तो चाहे वो उसको सुपरवाइज उसको देख रहा है या नहीं देख रहा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एग्रीकल्चर की लैंड से सप्लाई हो रही है कुछ प्रोड्यूस, तो उस केस में टैक्स नहीं लगता, वो दैट इज नॉन टैक्सेबल सप्लाई, ठीक है। तो इसी के लिए उस पर जीएसटी नहीं लग रहा, तो उसको भी रजिस्ट्रेशन बिल्कुल नहीं करवाना। क्लियर? चलो, लेकिन अगर मान लो कि ये जो एग्रीकल्चरिस्ट है ये इंडिविजुअल या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली नहीं है, ये किसी पार्टनरशिप फर्म की एग्रीकल्चर लैंड है, तो क्या तब भी उसको एग्जाम्पशन मिल रही है? तो क्या तब भी यही प्रोविजन उस पर लगेगा? नहीं। दिस प्रोविजन इज ओनली फॉर एग्रीकल्चरिस्ट हु आर इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है। यानी ये सब कुछ आपकी बुक में यहाँ मेंशन एज इट इज कर भी दिया है, ओके। लेकिन अगर वो ऐसी कुछ सप्लाई करता, सेकंड पॉइंट, जो कि उसकी लैंड की कल्टीवेशन से नहीं है, मतलब मान लो एक तरफ तो वो व्हीट सप्लाई कर रहा है, गेहूं सप्लाई कर रहा है जो कि उसकी अपनी लैंड पे हुए थे, एक तरफ वो चावल बेच रहा है, चावल की सप्लाई कर रहा है जो कि उसकी लैंड पे नहीं थी, उसने कहीं और से उसको परचेज करी, फिर सेल करी। अब कहता है तो एग्रीकल्चर रिलेटेड ही ना, चावल भी किसी के खेत में तो हुए होंगे, किसी के खेत में, किसी की जमीन पे हुए, तुम्हारी पे तो नहीं, तो फिर यहाँ पर एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी, ठीक है। एग्जाम्पशन सिर्फ उसके लिए मिलती है जो कि अपनी लैंड से कल्टीवेशन हुई होती है, ओके। इसके लिए आपको एग्जाम्पल दिया है, आगे देखो। एक देश बंधु है is an agriculturist engaged in cultivation of wheat, that is गेहूं, in his field in the state of Punjab. He was exclusively engaged in supply of wheat cultivated in his field in previous year. एक देश बंधु है जिसकी कि पंजाब में उसकी अपनी एग्रीकल्चर लैंड है, उसने वहां पर गेहूं उगाए, गेहूं की कल्टीवेशन की, व्हीट कल्टीवेट किए, और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ उसको जाकर उसने आगे सप्लाई कर दिया। क्या उस पर लाइबिलिटी राइज होती है रजिस्ट्रेशन की? नहीं होती। लेकिन स्टूडेंट्स अब मान लो कि अब उसने ये स्टार्ट किया कि ये प्रीवियस ईयर की बात थी, उसने जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, करंट ईयर में वो ये कहता है कि मैं व्हीट भी सप्लाई करूंगा और मैं कुछ राइस की भी ट्रेडिंग करूंगा, ये चावल उसकी अपनी जमीन के नहीं है, तो क्या इस केस में उस पर एग्जाम्पशन अप्लाई होगी? नहीं होगी। तो इस केस में उसको चेक करना होगा कि उसकी एग्रीगेट टर्नओवर कितनी है, कितनी है 32 + 9 दैट इज 41 लाख। अब स्टूडेंट्स, मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर कोई पर्सन ऐसा है, ध्यान करो इससे प्रीवियस लेक्चर जो कि मैंने बोला था मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो। कोई पर्सन ऐसा है जो कि 100% एक्सक्लूसिवली किसकी सप्लाई करता है? सिर्फ और सिर्फ गुड्स की, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो फिर, या फिर एक हमने वो पढ़ा था ना इंटरेस्ट लोन वाला पॉइंट, दैट इज डिफरेंट, कि उसमें सर्विसेज मान लेते तब भी डीम टू बी एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स मान रहे थे, ठीक। 100% सप्लाई ऑफ गुड्स करता है, तो ये 20 लाख की लिमिट बढ़ के क्या बन जाती थी? 40 लाख, नॉर्मल कैटेगरी स्टेट्स में, ठीक है। तो यहाँ पर भी स्टूडेंट 40 लाख की अगर उसकी एग्रीगेट टर्नओवर है, उसको रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना, बट इससे कुछ भी ऊपर है तो फिर रजिस्ट्रेशन करवाना है। यहाँ कितनी है? 41 एग्रीगेट मानेंगे, क्योंकि एग्रीगेट मतलब सम टोटल सब आएगा उसमें, तो यहाँ उसको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, ओके। दस ही विल बी लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। नेक्स्ट आता है, कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं स्टूडेंट जहां पर हमारी गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई कर दिया रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना। कौन सी है? फर्स्ट, ऐसे पर्सन जो कि रिवर्स चार्ज सप्लाई कर रहे हैं, ये मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया था ना सेक्शन 24 के साथ। जो सप्लायर है जो कि आरसीएम के बेसिस पर सप्लाई कर रहा है, उसको रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना, ठीक है। क्यों? रीजन हमने पढ़ लिया था। अब स्टूडेंट्स, ये जो सेक्शन 23 है, ये एक्चुअली दो पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट है ऐसे पर्सन जिनको रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना, तो उसमें कौन आ गया? सिंपल सा एक, कि जो कि एक्सक्लूसिवली किस में एंगेज है? नॉन टैक्सेबल सप्लाई में, चाहे वो एग्जाम्प्ट हो, चाहे वो नॉन टैक्सेबल हो, चाहे होली एग्जाम्प्ट हो, कैसे भी। सेकेंड आता है स्टूडेंट्स ऐसी कैटेगरी ऑफ पर्सन्स, तो उसमें आपका सिर्फ एक कवर था, एग्रीकल्चर फॉर एन एग्जाम्पल। सेकेंड कैटेगरी है स्टूडेंट्स ऐसे पर्सन जिनको कि गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया कि इनको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना, ठीक है। इसमें कवर है आपका फर्स्ट, जो कि सप्लायर रिवर्स चार्ज के बेसिस पे सप्लाई कर रहा है,
उसके बाद यहाँ पर मैंने आपको पेज 146 पर इसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। इसके इनफैक्ट यहाँ मैंने 2 एग्जाम्पल दिया एंड बोथ आर योर होमवर्क, ये आपको खुद से करने हैं। मैं आपको रीजन ऑलरेडी लॉजिक विद एग्जाम्पल समझा दिया, अब ये आपको खुद से करना है, ठीक है। दैट इज योर होमवर्क। कुछ भी क्वेरी आती है यू कैन आस्क मी। सेकेंड पार्ट है स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था इंटर स्टेट अगर सप्लाई हो रही है गुड्स की तो सेक्शन 24 कंपल्सरी लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। बट इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई अगर सर्विसेज की हो रही है अप टू 20 लाख है तो फिर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना। या फिर M2NT वाली स्टेट्स स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं तो 10 लाख तक पे रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना। क्लियर? मैंने बोला था ना सेक्शन 24 के साथ साथ सेक्शन 23 कवर हो जाएगा तो वो भी होगा, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। बिल्कुल, एक है ढोला एंड कंपनी लोकेटेड इन दिल्ली इज एंगेज्ड इन सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स इन द नेबरिंग स्टेट्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। उसकी एग्रीगेट टर्नओवर है 10 लाख, लेकिन स्टूडेंट क्योंकि वो इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहा है तो सेक्शन 24 के अकॉर्डिंग उसको रजिस्ट्रेशन करवाना ही करवाना पड़ेगा। बट अब मान लो इन दिस एग्जाम्पल अगर वो यहाँ पर सप्लाई कर रहा होता टैक्सेबल सर्विसेज की, गुड्स की नहीं, सर्विसेज की, तो क्या होता? सो इन दैट केस स्टूडेंट्स उसको रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना पड़ता क्योंकि नॉर्मल कैटेगरी स्टेट है दिल्ली है और उसकी 20 लाख की एग्रीगेट टर्नओवर क्रॉस नहीं करी, इट्स जस्ट 10 लाख। ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अगर कोई पर्सन नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स दे रहा है वेदर इंटर स्टेट इंट्रा स्टेट अप टू 20 लाख है तो फिर उसको भी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना। क्लियर? देखो इंट्रा में तो हर किसी गुड्स के लिए 20 लाख वाली या 40 वाली कंडीशन है, लेकिन स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था ना कि कैसे कैसे 40 किस पर एप्लीकेबल नहीं है, सब पढ़ा हुआ है हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में। इसमें वो कहता है कि सेक्शन 24 से कंपेयर करो, इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई के लिए रजिस्ट्रेशन लेना होगा, लेकिन अगर सर्विसेज हैं या नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स हैं तो फिर लिमिट एप्लीकेबल है। क्लियर? नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, so persons making interstate taxable supply of notified handicraft goods। सेकेंड केस है अगर वो कुछ नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स नहीं, नोटिफाइड प्रोडक्ट्स भी वो सप्लाई कर रहे हैं। नाउ व्हाट इज दिस नोटिफाइड प्रोडक्ट्स? तो इसके मैं कुछ आपको एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे कि लेदर प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम में नहीं आने वाले, दैट इज टोटली इररिलेवेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पर्पज, सिर्फ नॉलेज के लिए समझो। लेदर प्रोडक्ट्स हो गए या ऐसे प्रोडक्ट जिनसे साबुन सोप वगैरह बनता है, वो उन सबको कहते हैं नोटिफाइड प्रोडक्ट, गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया, ठीक है। उसके लिए भी स्टूडेंट्स बोला है that persons who are making interstate taxable supply of notified product when made by craftsman predominantly by hand, even though some machinery may also be used in this process। अब ये क्या है स्टूडेंट? ये ऐसे नोटिफाइड प्रोडक्ट्स हैं जो कि एक्चुअली में जो पर्सन उनको बना रहा है ना उसमें मैक्सिमम सिर्फ अपने हाथों का इस्तेमाल करता है, हाथ से बनाता है, ठीक है। कुछ मिनिमल अमाउंट का मशीन यूज हो सकता है और कुछ नहीं, तो इट्स ए काइंड ऑफ हैंडीक्राफ्ट। क्लियर? क्योंकि हाथ से ही बन रहे हैं, बट हैंडीक्राफ्ट नहीं, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट होते हैं जो आर्टिस्टिक आइटम्स होती हैं, इनको बोल दिया नोटिफाइड प्रोडक्ट। तो इनके लिए भी स्टूडेंट्स बोल दिया अगर लिमिट क्रॉस हो रही है 20 या 10 वाली इंटरस्टेट के केस में तब तो रजिस्टर करवाना है, अदरवाइज नहीं। तो फिर ये सब पर्सन, अब बात आती है जब अपना सप्लाई करेंगे किसी दूसरी स्टेट में तो कैसे करेंगे? इनको स्टूडेंट जनरेट करना होता है ई वे बिल। ई वे बिल का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक वे बिल। अब आप आगे इसके लिए पर्टिकुलर चैप्टर है ई वे बिल का, वहां पढ़ोगे। अभी मैं सिर्फ बताती हूँ जब इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हैं, कुछ लिमिट्स दी हुई है, उस केस में ई वे बिल जनरेट करना होता है। मतलब रास्ते के लिए इलेक्ट्रॉनिक वे के लिए एक रास्ते के लिए इलेक्ट्रॉनिकली एक बिल बनाना होता है, ठीक है। तो वो ई वे बिल जनरेट कर देते हैं ई वे बिल की साइट पे जाके। बस ये दो कंडीशन है, ठीक है। अगर इन दो कंडीशंस के अकॉर्डिंगली वो चल रहा है, मतलब अगर उसकी लिमिट एग्रीगेट टर्नओवर क्रॉस नहीं होती और ई वे बिल उसने जनरेट कर दिया तो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना। क्लियर? चलो नेक्स्ट एग्जांपल इज अरीजा प्राइवेट लिमिटेड जो कि लोकेटेड इन एमपी मतलब मध्य प्रदेश इज अ सप्लायर ऑफ टैक्सेबल एंड नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स। मतलब ऐसे नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स को वो सप्लाई कर रहा है मध्य प्रदेश से जो कि टैक्सेबल है, ठीक है। इट सप्लाई दीज गुड्स इन नेबरिंग स्टेट्स ऑफ उत्तर प्रदेश एंड ओडिशा। मतलब इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई है, एग्रीगेट टर्नओवर है 15 लाख की। अब बताओ रजिस्टर करवाना है या फिर नहीं करवाना? तो स्टूडेंट क्या आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है?
मैम इंटर स्टेट है तो रजिस्ट्रेशन करवाना है नहीं, क्यों? क्योंकि सप्लाई है टैक्सेबल नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स की, इसके केस में 20 लाख या 10 लाख वाली कंडीशन एप्लीकेबल है, क्योंकि मध्य प्रदेश है नॉर्मल कैटेगरी स्टेट, तो क्या उसका एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख को क्रॉस किया? नहीं, तो यहाँ लिख दो, एक तो 20 लाख को क्रॉस नहीं किया, प्लस अगर उसने ई वे बिल जनरेट किया है तो उस केस में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना। यहाँ लिखा हुआ है as it has availed the exemption from registration under notification number 3/2018, इसको कट करिए क्योंकि नोटिफिकेशन नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, साथ में ऐड कर दो as it has availed the exemption from registration, क्यों? टर्नओवर एक्सीड नहीं करी, प्लस यहाँ लिख दो कि उसने ई वे बिल जनरेट कर दिया है, लिख दो यहाँ पर कि एक तो हाँ यस मैंने बोला जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना पड़ता इन पर्सन्स को, लेकिन इनको स्टूडेंट्स इनके पास परमानेंट अकाउंट नंबर होना जरूरी है, ठीक है, तभी वो इनफैक्ट उसी के बेसिस पर ई वे बिल जनरेट करते हैं, क्योंकि जीएसटी तो नहीं है उनके पास, तो पैन से ई वे बिल जनरेट होता है उनके केस। ओके, तो लिख दोगे बट सच पर्सन हैव ऑब्टेन्ड अ परमानेंट अकाउंट नंबर एंड हैव जनरेटेड एन ई वे बिल। अब यहाँ पर ये एस मिस प्रिंटिंग है, इसको आप कट कर दो, ई वे बिल। क्लियर? चलो नेक्स्ट आता है, और कौन सेक्शन 23 में कवर होगा? ऐसे कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जो कि इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं, सेक्शन 24, लेकिन अगर नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं अप टू 20 लाख, देन सेक्शन 23 जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं सेक्शन 24 के साथ, ठीक है। तो आप यहाँ से एक बार उसका टेक्स्ट देख सकते हो, ऑलरेडी वी हैव कवर्ड ऑल द पॉइंट्स। इनके केस में भी उन्हें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स? इसके केस में भी सिमिलरली उसको परमानेंट अकाउंट नंबर लेकर अपना उसके पास परमानेंट अकाउंट नंबर होना चाहिए और ई वे बिल उसने जनरेट किया हो, एग्रीगेट थ्रेशोल्ड लिमिट को उसने कवर ना किया हो, सो उसको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ लिखिए कौन कौन सी कंडीशंस फुलफिल करनी चाहिए, तो आप एक काम करो स्टूडेंट्स, ये से नोटिफिकेशन नंबर वगैरह आपको एग्जाम्स में लिखने की जरूरत नहीं है, कट कर दो, ठीक है। जस्ट ये दो पॉइंट्स मेंशन कर देना, जहां भी नोटिफिकेशन नंबर है कोई जरूरत नहीं है मेंशन करने की, जिस चैप्टर में जिस टॉपिक में मेंशन करना होगा आई विल टेल यू। ओके गुड। अब स्टूडेंट इसके बाद होता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट, बट वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस टॉपिक इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। उससे पहले आप सबको करना है सेक्शन 24 एंड सेक्शन 23 विच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर एंड आई थिंक नाउ मोस्ट इजीएस्ट भी। ओके, तो एक बार उसको रिवाइज कर लो, देन वी विल मूव टू आवर बैलेंस्ड लेक्चर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।